हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस सेशन में हम यहाँ देखने वाले हैं एनिमल फिजियोलॉजी के सीएसआई लाइफ साइंस का एक स्पेशल सेशन ये होने वाला है, जिसमें कि हम बात करेंगे 10 प्लस क्वेश्चंस एनिमल फिजियोलॉजी के सीएसआईआर लाइफ साइंस से रिलेटेड। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि 18 अप्रैल यानी सैटरडे का जो सेशन था वो हम नहीं ले पाए थे किसी रीज़न की वजह से, तो वो सेशन हम संडे को दोनों सेशन अपलोड करेंगे। 18 सैटरडे वाला यानी और संडे वाला सेशन भी अपलोड करेंगे। दोनों की लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं इसके पहले वाले सेशंस को भी। आज का ये एक स्पेशल सेशन होने वाला, जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे एंड संडे को हम एक स्पेशल सेशन रखते हैं जिसमें कि हम 10 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं सैटरडे और संडे के सेशन में। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे हमारे जो सेशन होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनमें हम टोटल 5 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और यहाँ पे हम 10 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होती है और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, इसलिए सेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा हमारे वीडियो चैनल को और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा कि इससे कि हमें मोटिवेशन एक मिले कि आपके लिए वीडियो और बनानी चाहिए और सभी किससे हेल्प हो रही है। साथ ही साथ कोई भी अगर डाउट हो सिंपल सा भी, तो आप कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन रहता है आपके लिए, कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट को चेक करता हूँ। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको मॉर्निंग में डेली अपडेट मिल जाए वीडियो का। और इस वीडियो की जो पूरी PDF होती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है, तो आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होने लगेगा। तो चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि ये कह रहा है, अ रिसर्चर्स इंटेंड्स टू स्टिमुलेट न्यूरॉन्स बाय ग्लूटामेट रिसेप्टर्स इन मेडियल सेप्टम ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। तो यहाँ एक रिसर्चर है जो कि उसको कोई न्यूरॉन को ब्रेन के मीडियल सेप्टम में जो न्यूरॉन है उसको स्टिमुलेट करना है, किससे? ग्लूटामेट रिसेप्टर से। तो उसके लिए उसने कुछ अपैरेटस का यूज़ किया है अपनी लेबोरेटरी में, और उसमें से जो जो अपैरेटस यूज़ किए उनमें से हमें करेक्ट आइटम्स बताने की कौन से करेक्ट आइटम्स होंगे उसके एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहला इसने यूज किया है स्टीरियोटैक्सिक अपैरेटस, जो कि एक ऐसा अपैरेटस होता है कि वो इसकी हेल्प से क्या किया जाता है, किसी भी चीज़ को कहीं पर फिट की जाती है। यानी जैसे ग्लूटामेट को यूज़ करता है इस अपैरेटस के जरिए, तो वो क्या कर सकता है, ग्लूटामेट की हेल्प से वहाँ पे ये फिट कर सकता है, इस अपैरेटस की हेल्प से ग्लूटामेट को मेन जिस रीजन में ग्लूटामेट डालना वहाँ पे फिट कर सकता है। स्लो परफ्यूजन पंप की यहाँ बात कर रहा, तो ये एक ऐसा परफ्यूजन पंप होता है जो कि ये लिक्विड चैनल्स का यूज़ करता है और स्पीड को किसी भी चीज़ को जिसको भी हमें डालना है, कहीं पे पहुंचाना है, उसकी स्पीड को काफ़ी हद तक रेगुलेट करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ मैक्रो कैनुला की यहाँ बात कर रहा है, तो ये एक इंजेक्शन टाइप निडल शेप स्ट्रक्चर होता है, निडल शेप का, जिसके जरिए किसी भी चीज़ को उस स्पेशल एरिया में क्या किया जाता है, वहाँ पे पहुँचाया जाता है। सेकंड कह रहा है, फोर्थ कह रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी लीजर मेकल। यहाँ पे लीजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को डेड कर देना। रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ यहाँ पे किस लिए किया जाता है, कोई भी टिश्यू जैसे है उसको डेड करने के लिए यानी उसको मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक हार्मफुल टेक्निक होती है, इसका यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर इन द सेंस, जैसे कि नेम में ही दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ों के जरिए हम यूज़ करेंगे, करंट का यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए, तो ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं की जाएगी। इसके अलावा नाइक्रोम कोटेड बाईपोलर स्टील इलेक्ट्रोड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका भी यूज़ किसमें किया जाता है, करंट का यूज़ इसमें भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो सिंपल अपैरेटस सही होंगे वो स्टीरियोटैक्सिक, जो भी किसी स्पेशल जगह पर ग्लूटामेट को फिट करने के लिए। स्लो परफ्यूजन पंप, ग्लूटामेट हालांकि लिक्विड फॉर्म में डाला जाएगा तो वहाँ पे स्लो परफ्यूजन पंप की यूज़ की जाएगी। माइक्रो कैनुला इंजेक्शन के जरिए यहाँ पे डाला जाएगा, निडल के जरिए डाला जाएगा। तो ये तीनों अपैरेटस का यूज़ करेंगे, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन होगा बी वाला सही हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। लास्ट में आप अपने आंसर को बताइएगा कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, या फिर कोई भी दिक्कत होगी तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कह रहा है, ये क्वेश्चन एक कैलमैन सिंड्रोम की बात यहाँ पे कर रहा है, जो कि एग्जिबिट करती है कहाँ पे, गोनेडल डिसफंक्शन में आपके इन मेल्स में। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में तो हमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट्स है उसको बताने हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट कह रहे हैं पहले हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो कैलमैन सिंड्रोम है इसमें क्या होता है कि जो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH होता है उसका लेवल क्या होता है, कम हो जाता है। यहाँ पे कैलमैन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो GnRH का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो अब पहला ऑप्शन कह रहा है दे मोस्टली सफर फ्रॉम हाइपरगोनेडिज्म। हाइपरगोनेडिज्म जो कंडीशन होती है इसमें क्या होता है कि आपका जो GnRH लेवल होता है
ये क्या होता है कि ये बढ़ जाता है। तो ये कंडीशन तो नहीं होगी जब यहाँ पे पहले ही कैलेमन सिंड्रोम का मतलब ही होता है कि जीएनआरएच का लेवल कम हो जाता है, तभी तो गोनाडल डिस्फंक्शन देखने को मिल रहा है। तो जीएनआरएच लेवल अगर हाई हो रहा है तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा कह रहे दे मोस्टली सफर फ्रॉम हाइपोगोनेडिज्म। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब क्या होता है कि जो आपका जीएनआरएच लेवल होता है वो क्या होता है, वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे हैव हायर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग गोनाडोट्रोपिन्स। सर्कुलेटिंग गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, आपके एलएच एंड एफएसएच। तो ये जो होते हैं सर्कुलेटिंग गोनाडोट्रोपिन की बात कर रहा है, तो ये एलएचएस एफएसएच का लेवल जो होता है हाइयर नहीं होता है। ये क्या होता है जब हाइपोगोनाडिज्म कंडीशन आती है तो यहाँ पे एलएच एफएसएच का लेवल लो कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे हाइयर कह रहा है, तो इस ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दे हैव लोअर लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग गोनाडोट्रोपिन्स, यानी एलएच और एफएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्यू एंड एस ऑप्शन सही है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी नंबर में कह रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये यहां पे क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स ऑफ एफरेंट नर्व टर्मिनल इन पैशिनियन कॉर्पस्कल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ प्रेशर आर प्रपोज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चूज द बोथ इनकरेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट्स। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा एफरेंट नर्व की बात कर रहा है कि यहाँ पे आपके एफरेंट नर्व जो होती हैं वहाँ पे आपके जो इनके टर्मिनल में पैसिनियन कॉर्पस्कल यानी एफरेंट नर्व, आपका जो ऐसी नर्व जो नर्व ब्रेन तक जाती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे पैसिनियन कॉर्पस्कल की बात कर रहा है जो कि आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है, और सेंसरी ये सेल्स होती हैं, सेंसरी सेल्स होती हैं जो कि आप ओवल शेप की होती हैं और जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं। सेंस रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें कुछ तरीके के प्रेशर को अप्लाइड कर रहा है, उसके बाद कुछ इसमें ऑप्शंस दे रहा है। तो इसमें ऑप्शंस की बात कर रहा है, तो क्या ऑप्शन कह रहा है कि इसमें अ नॉन प्रोपेगेटेड डीपोलराइजिंग पोटेंशियल और रिसेप्टर पोटेंशियल इज इलेक्टेड व्हेन स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड टू पीसी। यानी यहाँ पे कह रहा है कि आपका जब कोई भी स्मॉल मैग्नीट्यूड का प्रेशर अप्लाई किया जाता है और उसके अलावा डीपोलराइजिंग पोटेंशियल और रिसेप्टर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होते हैं कि बड़े नहीं बनेंगे स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर को अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे, क्योंकि डीपोलराइजिंग पोटेंशियल डालने के लिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपका जो मेम्ब्रेन होती है उसको आपको डीपोलराइज करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट का प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर स्मॉल मैग्नीट्यूड प्रेशर दिया जा रहा है तो नॉन प्रोपेगेटेड डीपोलराइजिंग पोटेंशियल ही बनेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हो रहा। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल इज इंक्रीज एट द प्रेशर ऑफ पीसी इज इंक्रीज। तो ये सही, अगर रिसेप्टर पोटेंशियल मतलब कि जो भी आपका प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दिया जा रहा है, अगर उसका क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिसेप्टर का पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही होगा। सही इन द सेंस ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत स्टेटमेंट पूछना, तो यहाँ मुझे टिक नहीं लगाना चाहिए आई थिंक। तो इसको मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट वाइज सही है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज सही है तो इसको हम टिक नहीं लगाएंगे। चलिए, तो ये स्टेटमेंट वाइज सही है तो यहाँ टिक लगाना सही रहेगा। यहाँ पे जब रिसेप्टर पे हम कोई भी सेंस प्रेशर लगाते हैं तो रिसेप्टर पोटेंशियल इंक्रीज करता है अगर हम पीसी पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो यानी पैसिनियन कॉर्पस्कल पे। एंड एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड व्हेन रिसेप्टर पोटेंशियल अटेन्स अ क्रिटिकल वैल्यू। बिल्कुल सही ऑप्शन कह रहा है। एक एक्शन पोटेंशियल तभी जनरेट करता है जब रिसेप्टर पोटेंशियल एक क्रिटिकल वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड लेवल से ज्यादा हो जाता है। यानी अगर कोई थ्रेशोल्ड लेवल है उससे अगर ज्यादा हो जाता है तभी वहाँ पे कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। द रिसेप्टर पोटेंशियल सो ऑल और मोर रिस्पॉन्स। बिल्कुल नहीं, ऑल और मोर रिस्पॉन्स नहीं होता, ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी सही होगा स्टेटमेंट वाइज। मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया है द रिसेप्टर पोटेंशियल इज नॉट अ ग्रेडेड पोटेंशियल, तो ये भी गलत बोल रहा है। ये जो रिसेप्टर पोटेंशियल होता है ये ग्रेडेड पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल नहीं होता, ग्रेडेड पोटेंशियल लेकिन होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा 4 और 5 डी वाला ऑप्शन कह रहा है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ हार्मोन्स के बारे में शायद बात कर रहा है। देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम द बोन एंड इंक्रीजिंग इन यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका कैल्शियम निकालना है बोन से। तो बोन से अगर कैल्शियम निकालना होता है तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। एक होता है कैल्शियम का डिपोजिशन करना बोन में, तो ये वाला कंडीशन क्या होती है, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन आपका एक क्या होता है, थायराइड हार्मोन होता है जो क्या करता है ब्लड से कैल्शियम को निकाल के बोन में डालता है। यानी ब्लड टू बोन में पहुंचाने का काम कौन करता है, कैल्सीटोनिन।
तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है कि कैल्शियम को मोबिलाइज करना है, यानी बोन से निकालना है। इसके अलावा एंजियोस्टेनिन 1-2 की बात कर रहा है, तो ये आपका क्या होता है कि आपका वाटर को, मतलब कि प्रोटीन हार्मोन होता है जो कि आपका बीपी कंट्रोल करता है। बीपी कंट्रोल कैसे करता है, ये आपका एंजियोस्टेनिन 2 जो होता है वाटर को सोखता है बहुत ज़्यादा, किडनी में एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है वाटर का, जिससे कि बीपी कंट्रोल होता है। पैराथॉर्मोन की बात करें तो पैराथॉर्मोन आपका होता है कि ये क्या करता है, ये आपके बोन से, बोन का जो कैल्शियम होता है ये वहां से निकाल के आपको ब्लड में कैल्शियम को डालता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पैराथॉर्मोन एक पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहा जाता है इसे। और ये ऑस्टियोक्लास्ट, ऐसी कंडीशन जहाँ से ब्लड से, बोन से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में डाला जाता है, इसको हम क्या करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऐसी कंडीशन को, जहाँ पे ये वाली कंडीशन आपको जब एज बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है तो वहाँ देखने को मिलती है। तो इसके अलावा वैसोप्रेशन की बात करो, वैसोप्रेशन आपका कॉन्स्ट्रक्शन करवाने का काम करता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है और ये किडनी में आता है और वाटर को भी ये सोखने का काम करता है किडनी में। तो ये वाले ऑप्शन हमारे सब, इन सब में से पैराथॉर्मोन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है 70 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बोला था सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडीन क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इज नेम्ड एज, यानी सोडियम इंडिपेंडेंट आयोडीन क्लोराइड, यानी आयोडीन क्लोराइड जो होते हैं ये आपके आयंस होते हैं और इनमें सोडियम को, मतलब कि सोडियम इनके साथ ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में कौन से ट्रांसपोर्टर ऐसे होंगे। तो यहाँ पे मैगलीन की बात कर लेते हैं। मैगलीन है कि जो आपका ये मैगलीन होता है ये विटामिन में पाया जाता है और ये लिपोप्रोटीन होता है मैगलीन। इसके अलावा ये प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, ये किडनी और आपके पैराथायरॉइड में पाए जाते हैं मैगलीन। अब पेंड्रिन की बात कर लें। पेंड्रिन आपका एनायन एक्सचेंज प्रोटीन होता है, ये एक एनायन एक्सचेंज प्रोटीन होता है। और इसके अलावा बात करें तो ये किडनी में पाया जाता है और ये क्या करता है कि आपका आयोडीन को मतलब कि भेजता है, यूज़ करता है आयोडीन का चलने के लिए, वर्क करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा आपका क्लोरीन को भी यूज़ करता है, और लेकिन यहाँ पे Na का यानी सोडियम का ये यूज़ नहीं करता है ट्रांसपोर्ट करने में। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विदाउट Na+ ये सोडियम इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर होता है। ट्रांसथेरेटिन की बात करें तो ये आपका एक थायराइड हार्मोन होता है, ये रेटिनॉल और विटामिन ए में भी पाया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि ये आपका प्रोटीन भी होता है और ये ब्लड में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी देखने को मिलता है। प्रिस्टीन की बात करें, प्रिस्टीन आपका हेयर सेल होती है, जो बालों की आपके सेल होगी वहाँ पे पाया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ईयर में, आपके कान में भी पाया जाता है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आपकी यही हेल्प करता है आपको सुनने में, यानी इलेक्ट्रिक सिग्नल ये प्रोवाइड करता है और उससे आप क्या करते हैं, हियरिंग में आपकी यानी सुनने में आपकी मदद होती है। तो यहाँ पे अगर पेंड्रिन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है आयोडीन और क्लोराइड या ट्रांसपोर्टर से, लेकिन पेंड्रिन आयोडीन और क्लोराइड दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है विदाउट हेल्प ऑफ सोडियम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू प्रोसेस ऑफ एक्लिमेटाइजेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। यहाँ पे एक्लिमेटाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारी बॉडी कुछ वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालती है, तो उसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। तो यहाँ पे बात कर रहा है सबसे पहला कैसी कौन सी कंडीशन इसमें से होगी देखने को मिलती है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहला रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस कह रहा है। यानी रिस्पायरेटरी एल्किलोसिस क्या होता है कि आप तेज सांस लेने लगते हैं, जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है और इससे क्या होता है कि ब्लड का पीएच जो होता है आपका एल्कलाइन हो जाता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो आपका एल्कलाइन देखने को मिलता है और इससे पीएच बढ़ जाता है, जिससे कि आपका फेफड़े में और मतलब कि सांस लेने की गति ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज 2-3 DPG इन RBC। तो ये आपका एक बहुत सही ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पे ये 2-3 DPG जो होता है ये एफिनिटी को बढ़ाता है ऑक्सीजन के लिए, यानी आपकी जो RBC होती है वो O2 बहुत ज़्यादा कंटेन तो करती है लेकिन वो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी मतलब कि छोड़ भी देती है। तो यहाँ पे इंक्रीज जब 2-3 DPG का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो RBC की एफिनिटी O2 के लिए कम हो जाती है, लेकिन ये क्या करता है साथ ही साथ O2 को जल्दी जल्दी बॉडी में सर्कुलेट करने का भी काम करता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा। राइज इन पीएच ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नहीं ऐसा नहीं होता है। हालांकि कुछ मामले में CO2 का लेवल जब हाई होता है तो एल्कलाइन कंडीशन आती है, लेकिन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में बहुत मिनिमम राइज देखने को मिलता है। इसका मैंने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये हमारा लास्ट ईयर भी मतलब कि अभी कुछ पहले वीडियो जो सेशन थे उनमें मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था बहुत ज़्यादा डीप में। इंक्रीज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इन टिश्यू, तो इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से ATP से कोई लेना देना नहीं है, कोई एक्लिमेटाइजेशन नहीं होता बॉडी में। तो यहाँ पे B वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है।
तो यहाँ पे हम थायराइड हार्मोन्स की बात करेंगे। इंक्रीज द हार्ट रेट एंड द force of construction in cardiac muscle. The mechanism of effect T3 have been explained in the research following statement। और इनमें से हमको कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा उसे बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो T3 यानी T3 और T4 हार्मोन जो कि थायराइड हार्मोन कहते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एक बेसिक जो जानकारी होती है इसके बारे में वो जान लें कि T3 और T4 क्या होता है। कि आपका T3 जो होता है कैल्शियम की एक्टिविटी को सबसे पहले अगर बढ़ी होगी तभी T3 और T4 मोड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो T3 T4 होता है ये आपका जो T3 T4 होता है ये राइनोडिन रिसेप्टर जो होता है, राइनोडिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइनोडिन रिसेप्टर जो होते हैं इनकी हेल्प से क्या करता है कि कैल्शियम का डिपोजिशन तेज करवाता है। यानी राइनोडिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो वहाँ पे आप नॉट सार्कोप्लाज्मिक, हाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये चैनल्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम के, जिनकी वजह से क्या होता है वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा तेज होता है। वहाँ से सोडियम और ये सारे जो आयंस होते हैं उनका मूवमेंट तेज होने लगता है, जिससे कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइपर डीपोलराइज कंडीशन में आ जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो राइनोडिन रिसेप्टर के चैनल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है और कैल्शियम ज़्यादा बनने लगता है। तो ये कंडीशन बेसिक होती है। तो यहाँ ऑप्शन कह रहा है T3 इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ अल्फा मायोसिन। अल्फा मायोसिन फास्ट काम करता है और इसके अलावा देखा जाए मतलब कि ये फास्ट वर्क करता है और हैवी चेन एंड इनहेंस द एक्सप्रेशन ऑफ जीन ऑफ बीटा मायोसिन हैवी चेन। और बीटा मायोसिन जो आपका होता है ये स्लो वर्क करता है यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है T3 जो होता है इनहिबिट कर देता है इनके एक्सप्रेशन को। अगर ये T3 इनहिबिट कर देगा तो ये वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये वर्क नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे कार्डियक मसल में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो ये T3 इनहिबिट नहीं करता। T3 से क्या होता है कि ये एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो आपकी जो मसल्स होती हैं उनको जो एक्टिविटी होता है वो फास्ट कर देता है। तो ये अगर यहाँ पे इनहिबिट नहीं करेगा, ये एक्सप्रेस इन लोग करवाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन ऑफ Na यानी सोडियम एंड कैल्शियम एंटीपोर्टर इज इनहेंस्ड बाय T3। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन इसके अलावा हमारा कह रहा है थर्ड ऑप्शन में मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बट इससे बेटर हमें अगर ऑप्शन मिलता है तो उसे देखते हैं। द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम एटीपीएज इंक्रीज्ड बाय T3। तो ये एक बेसिक जैसे कि मैंने बताया और सबसे मेजर ऑप्शन है जिसको कि सही माना जाएगा। T3 इनहेंस राइनोडिन कैल्शियम चैनल्स इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर सेकंड की अपेक्षा में सेकंड से कंपैरिजन करें तो 3 और 4 ज़्यादा सही बैठेंगे। द नंबर ऑफ बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर इन हार्ट मसल्स इनहिबिटेड बाय T3। बिल्कुल नहीं। अगर इनहिबिट कर देगा तो क्या कैसे फिर हार्ट की मसल्स तेज मतलब कि बीप करेंगी। तो यहाँ पे बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर को इनहिबिट नहीं करता है T3। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन इनमें बात करें तो हमारा सी वाला होगा 3 और 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसको आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो ये आपके पास कुछ टेबल यहाँ पे टेबल वाला क्वेश्चन है जिसमें कि कॉलम 1 दे दिया है, लिगेंड दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉलम 2 में उनके यहाँ पे मतलब कि उनके वर्क के बारे में दिया है, उनकी क्लासेस के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो कॉलम 1 में कुछ लिगेंड्स दिए हैं इनके वर्क की बात कर रहे हैं। तो सेरोटोनिन जो होता है इसे मूड हार्मोन्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इसे हम आपके हंगर हार्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि ये आपके मतलब कि भूख लगने में हेल्प करता है। इंटरफेरॉन्स जो होता है जो आपके अंदर वायरस को अटैक करता है तो उस कंडीशन में आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है एक्टिवेट करने का काम करता है। ग्लाइसिन जो होता है, ग्लाइसिन आपका ये कि अमाइनो एसिड को इनहिबिट न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये अमाइनो एसिड जो होता है इनहिबिट न्यूरोटॉक्सिन इस कंडीशन में आता है। और इंसुलिन जो होता है आप जानते हैं इंसुलिन एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है जो कि इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी दिखाता है, यानी ऑटोमेटिक उन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे अगर सेरोटोनिन की बात करें तो ये सेकेंडरी मैसेंजर जी प्रोटीन से एक्टिवेट होता है, उन्हें एक्टिवेट करता है और इनहिबिट करता है एंजाइम को दैट गिव्स अ स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर ओपन आयन चैनल। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके अलावा मैंने इंसुलिन की बात करी तो ये इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को शो करता है और ऑटोमेटिक इन्हें एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे पी का 1 और एस का 4 हो जाएगा। तो अगर देखा जाए पी का 1 एस का 4 पी का 2 पी का, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पी का 1 और एस 4 से देखा जाए तो, और क्यू का यहाँ पे 2 हो जाएगा और ग्लाइसिन का हमारा 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने देखी केवल दो ऑप्शन सही, हमने बाकी का ऑप्शन का आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है।
यहाँ पे बात कर रहा है कि ये क्या कहते हैं कि आपका यहाँ पे हार्मोन्स का दिया हुआ है, प्रोड्यूस एक्टिवेटिंग वैरायटी ऑफ इंट्रासेलुलरी बिलो द गिवन वैरायटी ऑफ एफर्ट्स इन कॉलम 1 एंड हार्मोन्स इन कॉलम 2। यानी यहाँ पे आपके कुछ इफेक्टर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉलम 2 में आपके हार्मोन्स दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है इनमें कौन कौन सा क्या वर्क होगा। तो यहाँ पे साइक्लिक इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट IP3 की बात कर रहा है। ये सेकेंडरी मैसेंजर होता है जो कैल्शियम आपके कैल्शियम को आउट करने का काम करता है। साइक्लिक ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, रिसेप्टर काइनेज एंड एसोसिएट काइनेज। तो यहाँ पे साइक्लिक ग्वानिसिन फास्फेट जो होता है ये आपका रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को। और इसके अलावा रिसेप्टर काइनेज की बात करें तो ये आपका सेल्फ एक हार्मोन्स होता है, सेल्फ इफेक्टर की तरह वर्क करता है। और एसोसिएट काइनेज की बात करें तो इसके पास एंजाइमेटिक पावर नहीं होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लेप्टिन एक फैट हार्मोन्स होता है, और ऑक्सीटोसिन मिल्क सिक्रेटरी हार्मोन्स होता है और डिलीवरी के वक्त भी काम आता है। और सोमैटोसिस्टेनिन जो होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करने का काम करता है सोमैटोस्टेनिन। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए हम तो रिसेप्टर काइनेज का ऑप्शन नंबर IGF सही बैठता है। और आपका CAMP यानी साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का सोमैटोस्टेनिन जो है ये आपका एक सही ऑप्शन की तरह यूज होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा R का 4 एंड S का 2, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे इफेक्टर में से हमें 2 ही बताने थे कि कौन से सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स कॉज रिलैक्सेशन इन मेसेंजियल सेल्स। तो मेसेंजियल सेल्स जो किडनी में प्रेजेंट होती है इनमें रिलैक्सेशन कौन करवाता है। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन का काम करवाता है वो डोपामिन करवाता है। डोपामिन एक मूड हार्मोन्स की तरह यूज किया जाता है और ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और ये रिलैक्सेशन में वर्क करता है। हिस्टामिन की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। थ्रोम्बोक्सिन की बात कर लें तो ये थ्रोम्बोक्सिन आपका प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन की बात कर लें तो ये आपका फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज किया जाता है। अ पेशेंट कम्स हॉस्पिटल कंप्लेनिंग वॉमिटिंग एंड डायरिया, ठीक है। द डॉक्टर सजेस्ट द पेशेंट टेक अ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ओरली, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इज लाइकली इन्वॉल्वड इन द रिहाइड्रेशन द पेशेंट। तो यहाँ पे एक पेशेंट था जिसको कि वॉमिटिंग हो रही थी, उसको डॉक्टर ने कहा इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए और ग्लूकोज लेने के लिए। तो अब इसके लिए इनमें कौन सी सेल इसकी हेल्प करेंगे इसके बारे में बात कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर यहाँ पे पहला कह रहा है। तो ये तो आपकी स्किन में प्रेजेंट होती हैं ये सारी सेल्स, ये सारे रेगुलेटर जो होते हैं आपके स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरीन चैनल जो होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। और ये क्या करते हैं, ये आपके स्वेट को प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं। उसकी जगह पे अगर हम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की SGLT1 की बात करें तो ये आपका क्या करती हैं, ये आपका ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करेंगी और सोडियम और ग्लूकोज को एंटर करने देंगी इंटेस्टाइन की वॉल में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है। और यही क्या करते हैं, ग्लूकोज को और आपके सोडियम को, इलेक्ट्रोलाइट को, दोनों को अपने अंदर मतलब कि लेने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। इंसुलिन रिसेप्टर प्रोटीन का भी यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और सुक्रोज आइसोमाल्टोज प्रोटीन की बात करें तो ये भी आपके क्या कहते हैं, ये आपको सुक्रोज को यानी ग्लूकोज को और तोड़ेंगे और एंजाइम शुगर का डाइजेशन करेंगे। तो ये इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट नहीं करवाएंगे, ये उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम करेंगे ग्लूकोज को। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं ये वाली सेल्स ट्रांसपोर्टर्स। विच वन ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो यहाँ पे विटामिन B12 का अगर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करवाने की बात करें तो जो पहला ऑप्शन कह रहा है कोबैलोफिलिन। कोबैलोफिलिन क्या करता है, ये आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है और यही आपके विटामिन B12 से क्या होता है, ये बाइंड कर लेता है उन्हें। विटामिन B12 को बाइंड करने का काम कौन करता है, कोबैलोफिलिन करता है। और इसके अलावा ये विटामिन B12 को बाइंड करता है और डाइटरी प्रोटीन को स्टमक तक ले जाता है और क्या करता है, पेप्सिन और लैक्टिक एसिड की हेल्प से वहाँ पे क्या करता है, इंटेस्टाइन में आपके एब्जॉर्प्शन करवाने का भी काम करता है कोबैलोफिलिन। हिपेस्टिन की बात करें तो ये आपका आयरन ब्लड में लेने का काम करता है, प्रोटीन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है हिपेटिस्टिन। और यहाँ पे अगर बात करें हिपिसिडीन की बात करें तो ये लीवर में प्रेजेंट होता है और ब्लड में आयरन को बैलेंस करने का काम करता है। और यहाँ पे सोडियम ट्रांसपोर्टर की बात करें, को ट्रांसपोर्टर की बात करें तो यहाँ का ग्लूकोज होता है और अमाइनो एसिड क्या करता है, यहाँ पे सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे कोबैलोफिलिन वाला ऑप्शन सही है क्योंकि विटामिन B12 से बाइंड हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है।
तो यहाँ पे टेरेटोजेनेसिस कंडीशन इन्वॉल्व की जा रही है, जहाँ पे मिस रेगुलेशन हो रहा है एंडोक्राइन सिस्टम का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंडोक्राइन रिसेप्टर इज ट्रू। यानी टेरेटोजेनेसिस आपको पता ही होगा, जिसमें कि एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। दे कैन एक्ट एंटागोनिस्ट, यानी अगेंस्ट या किसी चीज को इनिबिट करने का काम करेंगे, इनिबिट द बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर एंड ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। बिल्कुल सही चीज कह रहा है, क्योंकि ये टेरेटोजेनेसिस जो होते हैं वो एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं और प्रॉपर फंक्शन को इनिबिट कर देते हैं। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। दे डू नॉट अफेक्ट द सिंथेसिस एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन हार्मोन इन द बॉडी। बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसा नहीं होता, जबकि ये करते हैं, नॉट नहीं होगा यहाँ पे। दे अफेक्ट करते हैं। दे डू नॉट मिमिक द इफेक्ट ऑफ नेचुरल हार्मोन। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मिमिक करते हैं। ये जो नॉर्मल हार्मोन होते हैं उनको मिमिक करते हैं, उन्हीं की तरह वर्क करते हैं। मतलब उन्हीं तरह वर्क नहीं करते, उनके जैसा दिखते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। लो डोज एक्सपोजर टू एंडोक्राइन रिसेप्टर नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी। बिल्कुल नहीं, गलत कह रहा। इसका लो डोज भी अगर टेरेटोजेनेसिस का मिलता है तो वो भी इफेक्ट करता है, बहुत ज्यादा डिजीज पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट सिक्रेटेड बाय कैपिलरी एंडोथेलियम। कैपिलरी एंडोथेलियम यानी ब्लड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब कि नहीं सिक्रेट किया जाता है, किसको सिक्रेट नहीं किया जाता कैपिलरी के एंडोथेलियम से। तो यहाँ पे जो आपका प्रोस्टासाइक्लिन की बात कर रहा है, तो ये आपका लिपिड मॉलिक्यूल होता है और ये ब्लड को डायलेट करने का काम करता है, यानी ब्लड का डायलेशन मतलब कि वहाँ पे फैलाने का काम करता है ब्लड कैपिलरी को। ग्वानोसिन की बात करें तो ग्वानोसिन आपका क्या करता है, ये मेटाबॉलिक में वर्क करता है और आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये तो सीक्रेट नहीं किया जाएगा ब्लड के द्वारा। एंडोथेलिन की बात करें तो ये भी आपका ब्लड के सीक्रेट किया जाता है, वैसो कॉन्ट्रेक्शन की तरह यूज किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो ये वैसो डायलेटर की तरह यूज किया जाता है और ये रिलैक्सेशन में भी वर्क करता है। तो यहाँ पे ग्लूकोनोसिन रिलीज नहीं किया जाता, सीक्रेट नहीं किया जाता कैपिलरी एंडोथेलियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है और एक मोटिवेशन कोट है कि इफ नॉट नाउ देन व्हेन, यानी अगर आज नहीं तो कब चीज को करोगे, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर आज नहीं कर सकते तो फिर उसको कब करोगे, इसलिए कोई भी चीज हो तो उसको आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा हमारे वीडियो को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि ये वीडियो आप जब भी देखें आपको हेल्प हो। और इस वीडियो का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर सभी को।